Very good evening, dear students. Today we are about to discuss the subjective test of current electricity conducted on 2nd June 2020. डिस्कशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले आप एनालाइज कर पाते हैं कि आपके ग्रे एरियाज, वीक एरियाज, कमियां आपकी कहाँ कहाँ पे हैं. दूसरा, कुछ बच्चे बार बार वर्ड यूज़ करते हैं सिली मिस्टेक्स. सिली मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पे होती हैं वो आपको डिस्कशन के बाद क्लियर हो जाएगा. टेस्ट काफ़ी बच्चों ने दे दिया है. अराउंड 57 स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड. तो जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए भी बेटा एडवाइस है, टेस्ट जरूर दो. टेस्ट नहीं देते तो टीचर का आप फ़ायदा कर देते हो, उसको चेक नहीं करना पड़ता और अपना आप नुकसान कर लेते हो. आप अपनी परफॉर्मेंस को बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छा नहीं बना पाए. इसके अलावा जो स्टूडेंट्स फुल मार्क्स डिज़र्व करते थे उनके 30 में से 29 रह गए. तो वो भी जजमेंट अपना कर पाएंगे कि आपने कहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ की जिसके कारण मार्क्स डाउन आ गए. एंड लास्टली, ये वो चीज़ें भी ब्रिंग आउट करेगा यानी बाहर लेके आएगा कि जो चीज़ हमने लिखनी थी वो हमने लिखी नहीं. हो सकता है टीचर के पकड़ में कई बार ना भी आए, बट जो सही आंसर था उस क्वेश्चन का वो एग्जैक्टली किस फॉर्म में एक्सप्रेस होना था. सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ डिस्कशन टुडे. सो आई एम स्ट्रेटवे स्टार्टिंग विद क्वेश्चंस. क्वेश्चन भी आएगा स्क्रीन पे और आंसर भी आएगा. पहला क्वेश्चन था 1 मार्क का एमसीक्यू टाइप. अ हीटर कॉइल इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स and all parts are now used in parallel as heater. पहले एक पूरी कॉइल थी, उसका रेजिस्टेंस था R, फिर उसके 3 हिस्से कर दिए गए इक्वल पार्ट्स और फिर इन 3 पार्ट्स को पैरेलल में रख के सेम वोल्टेज सोर्स से ज्वाइन कर दिया. सभी को पैरेलल में लगाते हुए सेम सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पे यूज़ करना है. तो अब जो हीट बनेगी वो कितने टाइम्स कम या ज़्यादा हो जाएगी, दैट इज़ अ क्वेश्चन. तो अगर इसका रेजिस्टेंस था बेटा R, तो ये 3 लेंथ जो हैं 1/3 इनके रेजिस्टेंस होंगे R/3 R/3 R/3. जब R/3 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 को करोगे पैरेलल तो रेजिस्टेंस बन जाएगा 3/R 3/R 3/R. 3 बार ऐड करना है आपको जो कि 9/R आ जाएगा. उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो R/9 हो जाता है. वैसे आपको ये भी बताया हुआ है कि अगर एक ही जैसे n रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हों तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंगल रेजिस्टेंस बाय n हो जाता है. तो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस थे तो सिंगल रेजिस्टेंस था R/3, उसको एक बार बाय 3 और करेंगे तो नया रेजिस्टेंस R/9 आ जाएगा. ये जो आंसर दिया हुआ है ये तनीषा कमल ने दिया है, लेकिन आंसर गलत हो गया तनीषा बेटा आपका. तो करना क्या था, फॉर्मूला आप ठीक लगा रहे थे, वोल्टेज सेम रहेगी पहले भी और बाद में भी. पैरेलल का मतलब ये नहीं है कि अब हमने पैरेलल में लगाया उसकी बात नहीं हो रही. जो वोल्टेज था ना जिस पे हमने इन रेजिस्टेंसेस को, पहले सिंगल रेजिस्टेंस को मान लो प्लग में लगाया हुआ था 220 वोल्ट पे, और अब भी जो कॉम्बिनेशन बन गया उसको भी हमने 220 वोल्ट पे ही यूज़ करना है. तो वोल्ट उतने ही है, राइट. पैरेलल के कारण V सेम नहीं है. V इज सेम क्योंकि जो रेजिस्टेंस हमने पहले लगाया था 220 वोल्ट पे उसी प्लग में हमने ये नया कॉम्बिनेशन लगाना है. तो V का वैल्यू सेम है बट अभी ये पैरेलल में नहीं है. ये पैरेलल वर्ड नहीं लगाना, आपने लिखना V इज सेम when the coil was single and V is again given to it is given same potential difference जब आपने ये कॉम्बिनेशन बना दिया. V का वैल्यू सेम है. V कांस्टेंट हो तो पावर होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R. ये आपने तनीषा ठीक लिखा था. काफ़ी बच्चों ने सही भी किया है. 4 बच्चे जो हैं उनके 30 में 30 मार्क्स हैं. गुड परफॉर्मेंस. दिशा इज़ वन ऑफ देम. चलिए, तो नया पावर जो P डैश निकालेंगे V सेम रहेगा. रेजिस्टेंस का वैल्यू
r/9 हो गया। तनीषा ने आंसर पे गलती कर दी, इन्होंने r/3 लिखा था, r/9 आएगा, बस 9 जाएगा ऊपर तो पावर हो जाएगी 9 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर तनीषा बेटा 1 करेक्ट नहीं है, तनीषा की शीट है ये, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। सो लेट मी राइट हियर, यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है बेटा। चलिए होप क्लियर हो गया होगा सभी को। रेजिस्टेंस R को 3 पार्ट से डिवाइड किया, r/3 हो गया ईच, फिर r/3 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 को पैरेलल करेंगे, एक ही जैसे R साइज के अगर n रेजिस्टेंस हो तो नया रेजिस्टेंस r/n आता है। अब हमारे पास r के नहीं थे, r/3 ईच थे और ये थे 3, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा r/9। बस आपने v रखना है सेम, पुराना पावर नया पावर, r का वैल्यू आपने 1/9 कर देना है तो आंसर 9 टाइम्स आ जाएगा। चलिए होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन जेई मेन, जेई एडवांस, AIPMT और आपका जो स्कूल एग्ज़ाम है सभी जगह इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाया भी था लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। एक बिल्डिंग में 15 बल्ब्स हैं 40 वॉट के। जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें 5 बल्ब थे बेटा, अब 2 बल्ब हैं 100 वॉट के, 5 फैन हैं 80 वॉट के और एक हीटर है 1 किलो वॉट का। तो ये भी आंसर जो है ये तनीषा का ही है। तो 15 बल्ब्स 40 वॉट के 600 वॉट आपने ठीक किया, 200 वॉट भी 2 बल्ब्स का निकाल दिया आपने 100 वॉट ईच, 5 फैन थे 400 वॉट आपका सही आया और किलो वॉट को हमने वॉट में चेंज करना था। इन सब का टोटल करके आपने सही निकाला 2200 वॉट और पावर का फॉर्मूला था v²/r। v²/r इसमें यूज़ नहीं होना था, इसको काट देते हैं। हमें यूज़ करना था पावर इक्वल टू v इंटू आई। तो डिस्कशन का एक ये भी पर्पस था कि कौन से स्टेप आपने फालतू के ले लिए। इस तरह से 2 पार्ट्स में करने की बजाय आंसर ठीक है आपका नो डाउट, बट इसका सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप था p इक्वल टू वी आई। तो पावर इज 2200, वोल्ट्स आर 220 और करंट निकालना था तो बेटा करंट डायरेक्टली निकलता है 10 एम्पियर। तो आपने 2 स्टेप लेने में टाइम थोड़ा वेस्ट कर लिया, जितने स्टेप ज़्यादा कर देंगे उतने गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। सो पर्पस ऑफ डिस्कशन इज़ सिंपली के कहाँ पे आप टाइम बचा सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स एक्स्ट्रा ले लिए। तो करंट आना था 10 एम्पियर। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे 10 एम्पियर कहीं नहीं लिखा गया। आपका जो फ्यूज़ वायर है वो 10 एम्पियर से कुछ ज़्यादा वाला होना चाहिए, तो कुछ ज़्यादा वाला आंसर जो है वो 11 एम्पियर है। बेटा जितने एम्पियर का रिक्वायरमेंट होता है फ्यूज़ वायर थोड़ा सा उससे बड़ा लिया जाता है, पूरा नहीं। जैसे मार्केट अगर जा रहे हैं, आपने राजमा लेके आने हैं तो भी मान लो 140 रुपीज़ के आने kg, तो आप 150 लेके जाएंगे या 170 लेके जाएंगे। हो सकता है कि रेट में प्लस माइनस कुछ 5 रुपये आगे पीछे हो जाएं, तो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट लेके जाना है। उसी तरह बेटा फ्यूज़ वायर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा एम्पियर का लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था, अब बल्ब 5 ना हो के जो 100 वॉट के बल्ब थे वो 2 थे बेटा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, गारंटेड नहीं लेना कि जो टीचर ने कराया एग्जैक्टली वही आएगा, चेंज होता है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए डिस्कशन कर रहे हैं तभी ये बातें निकल के आ रही हैं कि कहाँ पे आपने प्रॉब्लम्स क्रिएट की, कहाँ पे गलतियाँ की, ताकि वो जो आपका फाइनल एग्ज़ाम है, जो फाइनल शो है, ये है रिहर्सल। स्टेज पे जाने से पहले हम रिहर्सल करते हैं। शाहरुख खान ये थोड़ा कि आगे सीधा नाचना शुरू कर देता है, वो 5-10 दिन उस जो ट्रेनर है उसके साथ लगाता है बेटा, जो उसको डांस के स्टेप सिखाएगा उसके साथ 5-10 दिन लगाएगा, ताकि गाने पे उसके स्टेप और बाकी जो पीछे खड़े हैं उसके सारे सबके स्टेप्स मैच करें। बट वो मैच तभी होंगे अगर रिहर्सल की होगी। सो टेस्ट जो आपके हो रहे हैं ये आपका रिहर्सल है, दीजिए ज़रूर, कोई बात नहीं, कम नंबर आ गए कोई चिंता नहीं,
बट जब आप करेंगे तैयारी, बेटा तैयारी तभी होगी, एंड में जाके इकट्ठा सारा कुछ तो करना पॉसिबल नहीं होगा। चलिए, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था। एक पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट में नो करंट वाज पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। जब टर्मिनल्स ऑफ द सेल को कनेक्ट किया 350 सेंटीमीटर लेंथ पे, उस टाइम सेल था ओपन सर्किट में। जब सेल को शंट कर दिया, शंट वर्ड का मीनिंग बताया मैंने कई बार, सेल के पैरेलल एक और रेजिस्टेंस लगा देना। उस टाइम फिर 5 ओम का रेजिस्टेंस से शंट किया तो बैलेंस पॉइंट थोड़ा रिड्यूस हो गया, 250 सेंटीमीटर पे आ गया। तो क्वेश्चन है फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो तनीषा ने क्वेश्चन सही किया हुआ है। इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियोमीटर वाला फॉर्मूला E/V-1 R, जो कि इक्वल टू, तनीषा बेटा आप समझ गए होंगे, ये नहीं लिखा आपने, इक्वल टू L1 माइनस L2 सॉरी बाई L2 -1 इंटू R भी होता है। तो ये सही फार्मूला था। फार्मूला सही लिखा हुआ है, मान लीजिए कैलकुलेशन में गलती हो गई तब भी आपको मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। फार्मूले के मार्क्स मिल जाएंगे, कैलकुलेशन के मार्क्स कट जाएंगे। पार्शियल मार्किंग होती है सीबीएसई में। तो अगर क्वेश्चन नहीं भी आता तो फार्मूला लिख दीजिए। फार्मूला भी नहीं आता देन राइट द क्वांटिटीज इन करेक्ट यूनिट्स। कई बार यूनिट चेंज करने का आधा नंबर होता है, तो आधा आधा नंबर भी नहीं छोड़ना, हमने लेना है वो। चलिए, तो ये फार्मूला नहीं लिखना था यहाँ पे, इसको चाहे नहीं भी लिखते, ये लिखना जरूरी था, इससे निकलना है। तो ये ई थोड़ी है 350 इज लेंथ, बैलेंस पॉइंट की लेंथ, तो L1/L2 लिखना था। बाकी ऑप्शन ठीक है बेटा आपका, 2 ओम आएगा। चलिए, एक्स्ट्रा इंक इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था यू आर गिवन n रजिस्टर्स ऑफ वैल्यू स्मॉल r ईच। इनको पहले हमने कनेक्ट किया मिनिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस बनाने के लिए। जो मिनिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस है वो होता है पैरेलल में, तो वो आएगा R/N। जैसे मैंने बताया, एक ही साइज के n रेजिस्टेंसेस अगर होंगे तो नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में R/N होता है, सीरीज में N × R होता है। तो आपको पूछा था रेशो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा। मिनिमम पैरेलल में R/N, मैक्सिमम सीरीज में N × R। R से R हो जाएगा कैंसिल। कुछ बच्चों ने उल्टा कर लिया, उन्होंने N कैंसिल कर दिया और R² आ गया, गलत हो गया बेटा। ऊपर न्यूमरेटर में R है, डिनोमिनेटर में भी R है, R कैंसिल होगा, ये वाला N आएगा नीचे। तो आंसर इज 1/N²। 1/N² सही आंसर है इसका। फिफ्थ क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, बार बार बताया गया, एक्सपेरिमेंट्स में भी करेंगे बेटा जब लैब खुल जाएगी, अभी तो लॉकडाउन है, कि अगर एक मीटर ब्रिज से बेस्ट परफॉर्मेंस लेना है, मोस्ट एक्यूरेट आंसर निकालना है, तो हम जो लेफ़्ट और राइट गैप में रेजिस्टेंसेस हैं उनको ऐसे एडजस्ट करेंगे ताकि बैलेंस पॉइंट जो है वो वायर के सेंटर में आ जाए, यानी कि 50 सेंटीमीटर के आसपास आए। तो मिडल सही आंसर था, सेंटर भी सही आंसर था, या कोई और सिनोनिम आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी करेक्ट होता। चलिए, इसमें ज़्यादा कोई डिस्कशन वाला काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द टू मेटल्स और एलॉयज हैव लार्जर रेजिस्टिविटी। तो मेटल्स जो हैं या कंडक्टर्स जिनको हम कहते हैं, उनकी खासियत ये है कि मेटल्स में जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो एक सो कॉल्ड ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है। जैसे आप क्रिस्टलाइन मटेरियल्स को पढ़ते हो, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, तो एक एटम यहाँ पड़ा है, एक एटम यहाँ पड़ा है, एक इधर पड़ा है, ऐसे ये है ऑर्डरली अरेंजमेंट। ये होता है कंडक्टर्स में। तो ऐसा अरेंजमेंट होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना, हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव वोल्टेज से पॉजिटिव की ओर जाते हैं। तो इस तरह का अगर अरेंजमेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा इजी मोशन होगा, यानी करंट होगा ज़्यादा, यानी रेजिस्टिविटी होगी कम। लेकिन जो एलॉयज़ हैं, एलॉयज़ में एक एटम इधर पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, एक इधर पड़ा है, उल्टे पुल्टे हैं, मतलब कोई सीक्वेंस में ऑर्डर में अरेंजमेंट नहीं है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन को मूव करना है तो उसकी टक्कर कहीं ना कहीं हो ही जानी है।
तो एलॉयज़ में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो स्मूथ नहीं होता, यानी कि उनको हिंड्रेंस मिलता है, रास्ते में रुकावट मिलती है। इस कारण से एलॉयज़ की रेजिस्टिविटी मेटल से ज़्यादा होगी। तो पहला पार्ट कहाँ से दे दिया मैंने, एलॉयज़ हैव मोर रेजिस्टिविटी ड्यू टू हाई हिंड्रेंस या हाई अपोजिशन या ऑब्स्ट्रक्शन इन मोशन ऑन अकाउंट ऑफ इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। चलिए, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए ये, लेकिन किसी बच्चे ने भी आंसर ऐसा नहीं लिखा। हाँ, ये लिख दिया कि किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, नाइक्रोम एलॉय है, कॉपर मेटल है, नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी ज़्यादा, ये लिख दिया मोस्टली बच्चों ने, लेकिन क्यों ज़्यादा है वो नहीं डिस्क्राइब किया। तो आगे से इन फ्यूचर आंसर आप याद रखना। अब अगला पार्ट है कि अगर एक नाइक्रोम और कॉपर वायर सेम लेंथ और सेम थिकनेस के सीरीज़ में कनेक्ट करें, तो बेटा लेंथ अगर सेम है, थिकनेस यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो ऑब्वियस है जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो R इज इक्वल रो इंटू एल बाई ए। फर्दर, कौन सी वायर ज़्यादा हीटअप होगी एंड वाई? सीरीज़ में क्या चीज़ सेम होती है? वेरी नाइस, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, करंट होता है सेम। सीरीज़ में करंट सेम, तो करंट सेम के लिए पावर का फॉर्मूला हम लगाएंगे I स्क्वायर इंटू आर। पावर को बस टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हीट प्रोड्यूस्ड आ जाएगी, P इंटू टी। तो एक गिवन टाइम में, टाइम तो दोनों को बराबर मिलना है ना, जब करंट पास होगा, सीरीज में करंट सेम होता है तो दोनों में से बराबर करंट पास होगा, सेम टाइम के लिए पास होगा। T इज कांस्टेंट, सीरीज में करंट भी कांस्टेंट, तो फिर क्या बचा? रेजिस्टेंस। तो हीट प्रोड्यूस्ड रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा? नाइक्रोम वायर का। तो नाइक्रोम वायर जो है उसमें ज़्यादा हीट बनेगा। सीरीज़ में करंट कांस्टेंट होता है, जो हीट प्रोड्यूस्ड है या जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होती है। तो नाइक्रोम वायर जो है वो ज़्यादा हीटअप होगी एज कंपेयर टू कॉपर वायर। एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो ज़रा। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो अपना इलेक्ट्रिक बल्ब है, चलिए ज़्यादा अच्छा तो नहीं बनेगा माउस से। इलेक्ट्रिक बल्ब में बेटा एक फिलामेंट होता है, देखा हुआ सभी ने, और यहाँ पे कुछ वायर्स भी होती हैं, ये देखिए ऐसे करंट कैरिंग वायर्स। क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि फिलामेंट ही क्यों लाइट देता है? ये जो तार हमने डाली हुई यहाँ पे, ये वाली, या जो ये वायर आ रही है, या जो हमने वायर लगाई हुई है बैटरी से या प्लग से, वो क्यों लाइट नहीं देती? जबकि यहाँ से करंट, यहाँ से करंट, यहाँ पे करंट, यहाँ पे करंट, ये सारे करंट तो सेम है। तो ऐसा क्यों कि फिलामेंट में से ही लाइट निकलती है? क्योंकि फिलामेंट जो है उसका जो मटेरियल है वो हाई रेजिस्टिविटी वाला होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा हीट निकलेगी, ज़्यादा लाइट निकलेगी, लेकिन ये वाला पार्ट ग्लो नहीं करेगा। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार। सो होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। सीरीज में करंट कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट तो पावर प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जिस पार्ट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, वो वाला पार्ट ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर और बढ़ा तो ज़्यादा लाइट देगा, ऐसे कह सकते हैं। चलिए, 7th क्वेश्चन मोस्टली बच्चों का ठीक था, स्टेप्स में थोड़ा बहुत कुछ बच्चों ने इधर उधर कर दिया। तो इसमें था कि जो थर्मल वेलोसिटीज थी इलेक्ट्रॉन्स की, वो थी हमने U1, U2, U3 लेनी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किसी भी चार्ज पे Q इंटू E होता है, तो मेटल के अंदर चलने थे इलेक्ट्रॉन्स, तो फोर्स लगेगा -E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स इक्वल टू M इंटू ए होता है, ए को M को नीचे ले जाइए, एक्सेलरेशन निकलाएगा हर एक इलेक्ट्रॉन को जो मिलना है। इसके बाद आप हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी V1, V2, V3, ये मैंने डेरिवेशन आपको कराई हुई है पहले। जिनको डिटेल में देखनी है वो वीडियो पूरा देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, उनको समझ आ जाएगा। जिन्होंने किया है वो क्विकली यहीं से समझ सकते हैं। इन सभी थर्मल मोशंस का सम था 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ से E इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलाएंगे, लेकिन एवरेज आउट करना था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड भी करना है दोनों साइड पे, तो इधर आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी, जिसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी,
और इसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। तो इतना डेरिवेशन था, 2 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है, इम्पोर्टेंट है। चलिए इस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। अब 8th क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है, मुझे अब याद नहीं है, शायद 2020 क्वेश्चन है ये। एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज गिवन। एरिया आपके पास है, करंट आपके पास है, डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स गिवन है 9 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। जो स्मॉल n था ना, दैट वाज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वो दिए हुए हैं आपको। करंट दिया हुआ है, वीडी निकालना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वैसे तो बेटा जब पेपर होगा सीबीएसई का ना, वहाँ पे आपको वैल्यू सभी चार्जेस की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन सब लिखे होते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, सबकी वैल्यू गिवन होती है। बट याद कर लो, बार बार यूज़ होगा बेटा ये तो। 1.6 × 10⁻19 कूलम इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस बाकी है कैलकुलेशन। अब मुझे ये वाला पार्ट नहीं डिस्कस करूँगा कैसे आया। आपने गलती की तो चेक करिए कि कहाँ पे गलती कर दी आपने। पहले आंसर मीटर पर सेकंड भी आएगा, ऐसे छोड़ सकते हैं, चाहे इतना लिख दीजिए वो भी चलेगा। डेसिमल को फर्स्ट डिजिट के बाद लिखना होता है। डेसिमल जब राइट को जाता है तो पावर कम होती चली जाती है। 3 में से एक और कम कर देंगे, -4 आ जाएगा। 7.5 × 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड सही आंसर है। 10⁻³ को मिली लिख सकते हैं, मिलीमीटर पर सेकंड, ये भी सही आंसर है। तो कैलकुलेशन में काफ़ी बच्चों ने गड़बड़ किया। सो देखिए बेटा कहाँ कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। देखो जो अंदर से आवाज़ आती है हमारे ना, वो सबसे बढ़िया आवाज़ होती है और उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग फ्रॉम इनसाइड कि मुझे इम्प्रूव करना है, तो आप बेटा दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आप इम्प्रूव नहीं होंगे, आपके मार्क्स और बेटर नहीं होंगे। हाँ, अगर विल पावर नहीं है बेटा, फिर तो काफ़ी बच्चे इस लेक्चर को भी छोड़ के बीच में से चले जाएंगे। तो लेक्चर को कंप्लीट करिए, छोड़ना नहीं है। देखो जो बैठना है वो हमेशा मुश्किल होता है, सुनना इनको चीज़ों को, गुरुद्वारे में जाके कीर्तन सुनना या कोई भी काम दुनिया में आसान कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुश्किल ही है। बट सक्सेसफुल वो है जो मुश्किलों को एज अ चैलेंज लेके सक्सेसफुली निकाल देता है, वो सक्सेसफुल है बंदा। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, टाइम तो मुश्किल है, बट ठीक है, हम भी लगे हुए हैं, हमारे लिए भी मुश्किल है ये सारा कुछ रिकॉर्ड करना, आप तक पहुंचाना, ये प्रेजेंटेशन तैयार करना, इसमें टाइम लगता है बेटा। बोर्ड पे यही समझाना बहुत आसान है, फटाफट डस्टर चौक मार्कर उठाया, लिख दिया फटाफट। क्वेश्चन पेपर बच्चों के पास होगा, मुझे क्वेश्चन भी लिखना, क्वेश्चन बच्चे अपने आप देखेंगे कि 8th क्वेश्चन सर डिस्कस कर रहे हैं। सो डिफ़िकल्ट ऐसा है कि हर चीज़ डिफ़िकल्ट है दुनिया में, आसान कुछ नहीं है। हाँ, आप डिफ़िकल्ट को चैलेंज लेते हैं या डिफ़िकल्ट से भाग जाते हैं, वो आप देखो कि आप कायर हैं या आपने चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। तो वीडियो को एंड तक छोड़ना नहीं है, पूरा करना है बेटा कंप्लीट। चलिए आगे चलते हैं। अब एक वो क्वेश्चन था कार्बन रेजिस्टेंस वाला, इसमें एक हम लाइन लिखा करते थे, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ विद गोल्ड सिल्वर नेकलेस। इनके कुछ कलर कोड थे, कलर कोड में काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं, कुछ बच्चे 1 से शुरू कर लेते हैं। बी 3 जगह है, बी फॉर ब्लैक भी है, बी फॉर ब्राउन भी है एंड बी फॉर ब्लू भी है। कई इनको इंटरचेंज कर लेते हैं, ऊपर कोई ब्लू लिख के बैठ जाता है। मैंने बड़ा सिंपल तरीका बताया था, आप अपने सिर से शुरू हो जाओ। अगर आपके सिर के बाल सफ़ेद नहीं हैं तो बेटा सबके सिर के बाल ब्लैक ही हैं अभी तो स्टूडेंट्स के, तो ब्लैक मतलब सबसे पहले आपने ब्लैक कलर लिखना है और उसका कोड लिखना है 0। जो बच्चा 1 से शुरू करेगा उसका एंड में 10 आ जाएगा। कोड सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट हो नहीं सकता, तो आपको 0 से स्टार्ट करना है। पहले 2 डिजिट सीधे लिखने होते हैं। फर्स्ट रिंग रेड था, रेड के लिए 2 आ गया। सेकंड रिंग क्वेश्चन में था येलो, 4 आ गया। थर्ड रिंग था ब्राउन, ब्राउन का 1 आ गया। और फोर्थ रिंग गोल्डन है, गोल्डन के लिए आपको बताया हुआ है कि टॉलरेंस को आपने 5% लिखना है। किसी बच्चे ने काफ़ी गड़बड़ कर दिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टी को फर्स्ट कलर को 2 लिखा, सेकंड कलर को 4 लिख लिया, इनको ऐड कर दिया और उन्होंने बना दिया 24 × 10⁻6। हाँ बेटा ऐसे पंगे मत लेने, पंगे नहीं लेने हैं, खतरों के खिलाड़ी मत बनिए।
जैसा अब समझाया गया है, जो रूल्स बताए गए हैं वही फॉलो करने हैं। देखो मेहनत भी की, नंबर कटवा लिए, कोई फायदा थोड़ी हुआ। मेहनत की थोड़ा सा उसको डीपली कंसेप्ट को अच्छी तरह से तैयार कर लो। मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवाए थे इस जैसे, तो जिनको अभी भी इशू है तो एक वीडियो है इसके लिए बना हुआ, उस पर जाइए और कुछ क्वेश्चंस को और ट्राई कर लीजिए बेटा, कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक मीटर ब्रिज में, तनीषा ने क्वेश्चन जब किया तो उसने डायग्राम भी ड्रॉ किया हुआ था। बाकी डायग्राम के इसमें मार्क्स नहीं हैं, जिन्होंने नहीं ड्रॉ किया उनको भी नंबर मिल जाएंगे। बट डायग्राम बनाने का फ़ायदा नंबर 1, आपके सामने हमेशा ना पिक्चर रहती है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ज़्यादा अच्छा नहीं बनाना है, रफ सा बना लो, कोई बात नहीं है। इसमें तो बिटिया ने काफ़ी अच्छा शेयर शूट भी किया हुआ है, इतने पंगे मत लो आप, थोड़ा सा आसान सा बना लो। हाँ, उसके कारण आपका जो क्वेश्चन है उसकी जो सही होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरा, आपका डायग्राम देख के टीचर को ये पता चल जाएगा कि बच्चे को क्वेश्चन समझ आ गया और उसने आगे कुछ मिस्टेक कर दी, तो हो सकता है वो डायग्राम में हाफ नंबर दे भी दे। तो डायग्राम बनाना दोनों तरह से बेनिफिशियल है। चलिए अब क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बेटा जो रेशो ऊपर के रेजिस्टेंसेस की होती है R:X, R:, यहाँ पे X, वही रेशो जो है वो लेंथ्स की भी होती है। लेफ्ट वाला लेंथ बेटा L, राइट वाला 100 - L। तो ये रेशो दोनों बराबर आएंगे। S की जगह हमें दिया हुआ है अननोन रेजिस्टेंस X। तो पहले बैलेंस हुआ बेटा ये 25 सेंटीमीटर पे, तो हमने L को 25 पुट कर दिया और सॉल्व करके इसको 1/3 आ गया। अब हमने X के साथ पैरेलल में शंट कर दिया, एक और रेजिस्टेंस लगा दिया 3 ओम का। पैरेलल में आपको बार बार बताया हुआ है, फॉर्मूला होता है R1 × R2 ओवर R1 + R2, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा ये आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला फिर से लगा दो, लेकिन अब नया बैलेंस पॉइंट कहाँ आया, 50 सेंटीमीटर पे। तो ये तो हो गया अपना पिछले वाला केस। अब पैरेलल में लगाने से जो नया रेजिस्टेंस है राइट गैप में, x की जगह वो 3x/3 + x हो गया, और L की जगह आप लिखेंगे अब 50 सेंटीमीटर। फिर से रेशो निकाल दीजिए बेटा, 1 आ जाएगा। ये वाले पार्ट को 1 × कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। सो इजी। इन दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दो। बाकी आपको आता है, कर लेंगे। x निकल आएगा, x ही चाहिए था आपको कि अननोन रेजिस्टेंस कितना है। चलिए इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, आसान था। समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को बैक साइड थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, दोबारा फिर देख लीजिए क्या क्या किया हमने। जब अननोन रेजिस्टेंस लगा हुआ था x, तब बैलेंस पॉइंट 25 पे आया। जब x के पैरेलल में एक 3 ओम का रेजिस्टेंस और जोड़ दिया तो बैलेंस पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे आया। बस आपको ये जो मेन फॉर्मूला आपका ये है, इसमें वैल्यूज डालनी है। फिजिक्स तो इतना ही है, बाकी अब कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं वो हर बच्चे का अपना अपना IQ है। आई नीड नॉट कमेंट कि कौन अच्छा है कौन ख़राब है, तो जैसा जिससे मैनेज होता है करिए, लेकिन करिए। चलिए आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन था, एक मीटर ब्रिज का आपने सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना था और नेसेसरी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस देनी थी अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो सर्किट डायग्राम आता है सभी बच्चों को, अभी पीछे हम राके हटे हैं, यही वाला सेम। तो ये डायग्राम आपको देना था, आपको लिखना था कि जब बैलेंस पॉइंट आ जाएगा, गैल्वेनोमीटर में रीडिंग जब 0 हो जाएगी, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, तब P/Q का रेशो। यहाँ पे एक लाइन बेटा ऐड करनी है, तनीषा बेटा आपने लिखी नहीं है, सो बी केयरफुल। मैंने नंबर नहीं काटे अभी, लेकिन कोई टीचर नंबर काट सकता है कि ये P/Q R/S क्या है। इसमें कंडीशन है, जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा लिखना है आपको, या जब गैल्वेनोमीटर में से करंट 0 हो जाएगा तब ये कंडीशन वैलिड होगी। बाकी अब मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। Q और P जो रेजिस्टेंसेस हैं, ये लेफ्ट वाला P है, राइट वाला Q है। ये एक ही वायर के 2 पार्टीशन हैं, 2 पार्ट्स हैं। तो वायर का रेजिस्टेंस होता है रो इंटू लेंथ बाय एरिया। Q वाले पार्ट की लेंथ है 100 - L, तो यहाँ पे 100 - L डालिए। और P वाला जो पार्ट है उसकी लेंथ थी L, तो यहाँ पे L/A कर दीजिए। रो कैंसिल, बाकी सारा तनीषा ने सही किया हुआ है, करेक्ट है। दिशा का भी सारा सही है, बहुत अच्छा अटैम्प्ट है दिशा का भी।
चलिए, जो बच्चे और फुल मार्क्स वाले हैं, मुझे नाम याद नहीं है, दे मस्ट नॉट माइंड, जिनके फुल मार्क्स हैं कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम, बहुत अच्छा किया है आप लोगों ने। हाँ, जो शुरू के ना 5 क्वेश्चंस हैं जो MCQ टाइप थे, उनका आपने साथ में बेटा डिस्क्रिप्शन भी देना है। दिशा ने क्या किया, आंसर लिख दिए। उसमें दिशा बेटा ये होगा कि गलती अगर हो गई तो फिर हो सकता है कि स्टेप के मार्क्स मिल जाएं, तो आगे से हैबिट बनाइए कि आपने, तनीषा ने ठीक किया हो पेपर, इसलिए मैंने तनीषा की शीट आज आपको दिखा रहा हूँ। तनीषा ने स्टेप्स भी लिखे हैं हर क्वेश्चन के, तो आंसर देने के पहले आपने स्टेप्स भी जरूर लिखने हैं। होप जो बाकी बच्चों ने भी नहीं लिखे, दे वुड अंडरस्टैंड द सिचुएशन, तो उसमें आपका जो स्कोर है बेटर हो जाएगा। हो सकता है आपको फॉर्मूला आता हो, आगे आपने गलत कर दिया हो। कईयों ने अब 10 एम्पियर करंट निकाल लिया, वो जो बल्ब वाला क्वेश्चन था, 11 एम्पियर आंसर आना था, तो 10 पे अगर छोड़ते हैं तो भी बेटा आधा नंबर तो आपको मिलेगा। चलिए, स्कोर जो हैं वो आपके शॉर्टली व्हाट्सएप पे आपको आ जाएंगे क्वेश्चन वाइज। टोटल मार्क्स आप अपने गूगल क्लासरूम से देख सकते हैं। चलिए, 12th क्वेश्चन में ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसका कंप्लीट एक वीडियो पहले बना हुआ है। 2 सेल थे, इन 2 सेल्स को लगाना था पैरेलल में करंट हो जाता है डिवाइड, तो I1 I2 करंट आया एक सेल से और दूसरे से। टोटल करंट जो कॉम्बिनेशन ने देना है वो I, किरचॉफ्स जंक्शन रूल, I1 + I2 करना था। अब I1 I2 कैसे निकालने हैं, उसके लिए हमने जैसे सेल नंबर 1, यहाँ पे जो वोल्ट्स होंगे V, वो होंगे E1 - I1 × R1। इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट करना था करंट निकालने के लिए, यानी कि I1 R1 को लेफ्ट पे ले आओ, V को राइट पे ले आओ, E1 - V हो जाएगा, और I1 के साथ जो R1 लगा था उससे डिवाइड करो। सेम वे I2 भी लिखो, फिर I1 I2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। इसके बाद है रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स, E1/R1 अलग कर दो, -V/R1 अलग कर दो, ऐसे दूसरा भी E2/R2 सेपरेट और V/R2 सेपरेट, इनको इकट्ठा कर लो बेटा, और इनमें से V कॉमन ले लो, 1/R1 + 1/R2 आ जाएगा। एलसीएम लेके R1 × R2, E1 × R2, इधर E2 × R1। अब हमें करना फाइनली तो ये है कि V = समथिंग -I × समथिंग लेके आना है। तो I को लेके जाओ राइट हैंड साइड पे, V वाला टर्म लाओ लेफ्ट पे, और V को दिलाओ मुक्ति। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हटानी है यहाँ से, यानी कि R1 × R2 से करना है मल्टीप्लाई और R1 + R2 से करना है डिवाइड, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो अब इसको कंपेयर कर देंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, V = E - I × R, तो ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का, और ये हो गया इक्विवेलेंट EMF। चलिए, अब 2 क्वेश्चन बचते हैं। 13 क्वेश्चन था, हमने हर आर्म में करंट निकालना था, तो तनीषा ने बिल्कुल सही किया हुआ था, सर्किट डायग्राम ठीक था, इसलिए मैंने उसी की शीट का डिस्प्ले कर दिया आपके सामने। तो हमने लेना है एक पहले लूप, इन्होंने नाम दिया है यहाँ पे A, दिस पॉइंट शी हैज़ नेम्ड एज B, इसको लिखा है C, शायद C ही लग रहा है, नहीं C यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको लिखा गया है D, और इसको लिखा है F, और ये है E। चलिए, तो पहले लूप ABCDA, ABCDA इधर को चलना है। तो पहले आएगा 4 × I1, फिर आएगा 2 × I3, I3 की जगह पे बताया हुआ मैंने I1 + I2 लिख लो। फिर इधर को आओगे तो 5 × फिर से I1, क्योंकि मैंने बताया कि जब तक कोई नया रास्ता नहीं निकलता, ये पूरा का पूरा एक ही आर्म है, इसमें सेम करंट चलेगा सभी जगह, तो यहाँ पे भी करंट आपको I1 ही मिलेगा। चलिए, 5I1 और बैटरी का नेगेटिव पहले आया तो -2 = 0, इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट किया। I1 कहाँ कहाँ है, 4I1 ये है, 1 I1 ये है, और 5 I1 ये है। यहाँ पे 2 I1 थे, 4 + 2 6, 6 and 5 11 I1 हो गए। I2 सिर्फ 2 ही आए यहाँ पे, 2 I2, -2 को राइट पे ले जाओ, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन
लूप लिया है बी ई, इधर को बी ई एफ सी बी, आपने लिखा है आई टू इंटू थ्री, फिर क्लॉकवाइज नहीं चलना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। चलिए ऐसे चलते हैं। तनिषा बेटा आपने ना फिर यहाँ पे लिखना था बी सी, क्लॉकवाइज लेना है, बी सी एफ 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 ई बी, ऐसे लिखना पड़ेगा फिर। चलिए तो 3 ओम के अलॉन्ग आप गए तो करंट के अलॉन्ग जा रहे हैं, प्लस आ जाएगा 3 इंटू आई टू, 2 इंटू पहले से जैसे लिखा ऊपर सेम ही आना है, आई वन प्लस आई टू, और यहाँ पे आएगा 1 इंटू आई टू। बैटरी का नेगेटिव पहले आ गया -6, फिर से रीएडजस्टमेंट ऑफ टर्म्स। आई वन इस बार सिर्फ 2 ही हैं, 2 आई वन, आई टू हैं 3, 2 आई टू यहाँ से आएंगे और 1 आई टू यहाँ से आएगा, तो ये हो गया आपका 6 आई टू, और आई वन हुए आपके 2 आई वन, -6 को उधर ले जाना बेटा, 2 इक्वेशन आ गई। फिजिक्स तो इतना ही है, अब आगे तनीषा ने कैसे किया वो भी देख लो, या फिर खुद सॉल्व करो, ज़्यादा अच्छा है। ये सॉल्यूशन है। यहाँ पे बेटा था 11 को बनाओ 22, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, और 2 को मल्टीप्लाई कर दो 11 से, नीचे वाली इक्वेशन को। चलिए मल्टीप्लाई करने के बाद निचली इक्वेशन को करिए सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस हो गया, ये साइन भी माइनस हो गया, और ये साइन हो गया प्लस, ये हो जाएंगे कैंसिल। 66 4, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, -62, और ये था आपका 66 में से 4 माइनस किए 62 के लिए प्लस आएंगे, और उधर आके ये हो जाएगा माइनस, माइनस कैंसिल, I2 आ गया। I2 का वैल्यू पुट कर दो कहीं भी, I1 निकल आएगा, एंड I3 भी आ गया। आपको पूछा था कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 2 ओम के अक्रॉस, तो ये कुछ बच्चों ने किया नहीं, यहीं तक लाके छोड़ दिया। तो 2 ओम में से करंट गया 2 एम्पियर, अब I इंटू आर कर दो बेटा, ओम्स लॉ, 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। चलिए एक्स्ट्रा इंक मैं इरेज कर देता हूँ, तो जो बच्चे नोट करना चाहते हैं पॉज करके नोट डाउन कर लेना, गलती की है जिन्होंने वो भी देख लो अपनी कहाँ पे प्रॉब्लम आई, बाकी जिन्होंने ठीक किया दे मस्ट एंजॉय द शो। चलिए लास्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती मेरे से क्या हो गई, जो 14th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था ना, वो मैंने गलती से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स को कंबाइन करके पैरेलल में, वो क्वेश्चन रिपीट हो गया था, काफ़ी बच्चों का मैसेज भी आया था। चलिए खैर कोई बात नहीं है, जिन्होंने किया है या जिन्होंने 12th क्वेश्चन कर दिया लेकिन 14 क्वेश्चन पूरा नहीं किया, उनको भी पूरे मार्क्स मिले हैं क्योंकि उनको आता है क्वेश्चन वो। चलिए एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए था क्वेश्चन ऑफ सेल यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। चलिए फर्स्ट पार्ट का आंसर तनीषा ने सही दिया हुआ है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है, जो सेल का इलेक्ट्रोलाइट है, जितना करंट सेल के बाहर चलता है उतना ही करंट सेल के अंदर भी चलता है, तो जो बाहर रेजिस्टेंस लगाते हैं उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और जो सेल के अंदर रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रोलाइट का जो कि वो ऑफर करेगा टू द फ्लो ऑफ इंटरनल करंट, उसको बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। वेरी सिंपल। सर्किट डायग्राम बेटा आप मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लो। मैंने ये बोला था आपको कि ज़रूरी नहीं है कि जो पोटेंशियोमीटर वायर है ना AB, वो आपको 4 मीटर यानी कि 4 वायर्स का सेट ड्रॉ करना है। ये छोटा डायग्राम है, ये भी अलाउड है, इसमें मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, तो आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के लिए। एक बार की K1 को रखना होता है ऑन और K2 को रखते हैं ऑफ। K2 को ऑफ रखते हैं तो ये जो रेजिस्टेंस है वो सेल से, एक्सपेरिमेंटल सेल से करंट नहीं ड्रॉ करेगा। करंट नहीं ड्रॉ होगा तो इस सेल का होगा EMF बैलेंस अक्रॉस सर्टेन लेंथ से L1, तो EMF इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट K इंटू L1 आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। बाद में फिर K2 को भी क्लोज कर देना है। K2 क्लोज करेंगे तो इस सेल से कुछ करंट ड्रॉ होगा, तो आप जानते हैं जब सेल से करंट ड्रॉ होता है तो उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल वोल्टेज, वो EMF से कम हो जाता है। तो कम जो EMF है वो कम लेंथ पे बैलेंस हो जाएगा, जो कि थोड़ी इधर को जाएगी, तो नया बैलेंस पॉइंट से J' पे आ गया, नया लेंथ जो है वो L2 था। तो सेल के क्रॉस अब जो EMF है वो EMF नहीं रह के अब V हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V,
तो वो L2 लेंथ में बैलेंस हुआ KL2। 1 और 2 को कर दीजिए डिवाइड, E बाई वी इक्वल टू L1 बाई L2 आ जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी आज भी कराया मैंने थोड़ी देर पहले। तो E बाई वी की जगह आपको L1 बाई L2 पुट करना है एंड सॉल्व, बस इतना ही करना है, कुछ खास नहीं है, 5 मार्क्स आ जाएंगे। चलिए तो डायग्राम जरूर ड्रॉ कर लीजिए और जो स्टेप्स हैं वो नोट डाउन करिए। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी टेस्ट का डिस्कशन हो, यानी आज का लेक्चर आप समझते हैं कि ये लेक्चर इम्पॉर्टेंट था, इट वाज मीनिंगफुल लेक्चर, तो नीचे आप लाइक ज़रूर करिए और जो कमेंट बॉक्स है साइड में, चैट बॉक्स में नहीं लिखना, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे प्लीज़ मेक फर्दर डिस्कशन ऑफ टेस्ट लेक्चर्स, प्लीज़ मेक इन फ्यूचर, प्लीज़ मेक डिस्कशन ऑफ टेस्ट लेक्चर्स। तो मैं इन फ्यूचर भी ये वाले लेक्चर तैयार करूँगा, क्योंकि आप लोगों का जो व्यूअर्स का जो व्यू पॉइंट है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। यानी मैं क्या करता हूँ वो यूट्यूब पे डालने का फ़ायदा तभी है अगर व्यूअर्स को पसंद आएगा। सो इफ़ यू हैव लाइक्ड, इफ़ यू फाइंड बेनिफिटेड फ्रॉम द टुडेज लेक्चर, then please list your comment in the comment section. Thank you for watching. Thank you for joining. Have a nice day.